स्वागत करता हूँ बच्चे आपका वनाइक एकेडमी में। आज हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक हमारे अतीत के अध्याय 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। इससे पहले भी हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री की कई क्लासेस लगा चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। अगर आज हम बात करें तो लोहे का प्रयोग एक आम बात हो चुकी है, लेकिन हमारे उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें खेती के लिए हल और जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य कदम सिंचाई। हम जानते हैं कि अगर हमें खेती करनी होगी तो उसके लिए सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव होती है, और जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे तो राज्य भी समृद्ध नहीं होगा। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। तो अब सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा आर्टिफिशियल जल साधन भी बनाए गए, जैसे ट्यूबवेल हो गई। इसको आर्टिफिशियल जल साधन कहा जाता है। गांवों में कौन रहते थे? हमारे उपमहाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूवासियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, केडीसीआर और अदमई कहलाते थे। उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस पद को ग्रहण करते थे। इस पद को कौन ग्रहण करता था? आमतौर पर सबसे बड़ा भूस्वामी, और इनकी जमीन पर दास और मजदूर काम करते थे। तो इसलिए राजा भी कर वसूलने का काम ग्राम भोजक को ही सौंप देते थे। जो ग्राम भोजक थे यह न्यायाधीश, जज और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। इन ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र किसान भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इससे अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरी ज़मीनों पर काम करना पड़ता था और अपनी आमदन इसी तरह से कमानी पड़ती थी। ज़्यादातर गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तामिल रचनाएं, जो ओल्ड लिटरेचर है, उसे क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तामिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वह संगम साहित्य में पाए जाते थे। आहत सिक्के। तो आहत सिक्के क्या होते हैं? आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। यह या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बने होते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। यह उपमहाद्वीप के अधिकतर हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलित रहे थे। सिक्के। आर्कोलॉजिस्ट को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे। तो इनका चित्र आप देख सकते हैं। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। तो इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को आप देख सकते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते। चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुंदर के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, तो इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त नमक का उत्पादन होता होगा। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। उस वक्त जो नगर थे वो कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। अगर मथुरा की बात करें तो यह 2500 साल से भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है।
यह यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता तो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। 2000 साल पहले यह कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में अनेक अभिलेख मिले हैं जो मूर्तियों और खंडों पर थे। हमें जो अभिलेख मिले हैं तो इसमें क्या होता था, जो स्त्री या पुरुष दान देते थे तो उनके नाम का उल्लेख इस अभिलेखों में है। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। इसके अलावा मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुराने स्थलों में हमें शिल्प के कई नमूने मिलते हैं। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर। इनमें से कई शिल्पों के तो अवशेष ही नहीं बचे। जैसे हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए लोग अपनी यूनियन बना लेते हैं, जैसे टैक्सी यूनियन, बस यूनियन। तो इसी तरह तब के शिल्पकार तथा व्यापारी भी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। उन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी। तो इन श्रेणियों का काम क्या होता था? शिल्पकारों को प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। व्यापारियों की श्रेणियों का काम क्या होता था? यह व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। यहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का इन्वेस्टमेंट लाभ के लिए यानी प्रॉफिट के लिए किया जाता था। इस लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। एक बार हम देख लेते हैं कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर क्या था। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। सूत कातने और बुनने के नियम। अर्थशास्त्र बुक किसकी है? कौटिल्य की। तो उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की शाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विविधताओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावेशाओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। तो इनको जो इनकम दी जाती थी इनकी काम और गुणवत्ता के अनुसार दी जाती थी। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकती थी उन्हें उनके घर पर ही सामान उपलब्ध करवा दिया जाता था और तैयार माल वह घर से भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें मजदूरी मिलती थी। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना पूरा काम नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडु। अरिकामेडु एक स्थान का नाम है। अरिकामेडु 2200 से 1900 साल पहले एक पोर्ट थी। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों का सामान उतारा जाता था। यहाँ पर ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो गोदाम रहा होगा। यहाँ पर इम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते होंगे। इसको पकड़ने के लिए दोनों तरफ हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एयर टाइन जैसे मोहर
लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर रेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे पात्र भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन रोम का था, किंतु वह यहीं बनाए गए थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। कपड़ों की रंगाई के पात्र भी मिले हैं। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक यूनानी नाविक का विवरण पढ़ लेते हैं। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुंदर से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। व्यापार और व्यापारी, हमने पीछे काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। यह इस उपमहाद्वीप के अनेक पुराने स्थलों से मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह बर्तन यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते होंगे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो इनके पास दो रास्ते थे व्यापारियों के पास, एक तो समुद्री रास्ता और दूसरा सड़कों का मार्ग। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने उस वक्त कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। कुछ व्यापारी अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य, तो आज भी हम देखते हैं कि हमारा जैसे कोस्टल एरिया है, जैसे तमिलनाडु, केरला, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश था। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियों के लिए किया गया है। यह थे चोल, चेर तथा पांड्य। तो तीन मुखिया किन्हें कहा जाता था? चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों सरदारों के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतनपुहार, कौन सा? पतनपुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। यह मुखिया नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी यह सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उनके सरदारों की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ तथा सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में कौन सा राजवंश आया? सातवाहन। सातवाहनों का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चला है। वह और अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है।
पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग और कुषाण, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षित करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर में भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो इसी के साथ हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।